पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब के मुद्दे को लेकर के नेटवर्क 10 से एक्सक्लूसिव बातें की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब पाकिस्तान के सटे होने के कारण एक सेंसिटिव स्टेट है और लॉ एंड ऑर्डर यहां पर मुख्य मुद्दा है। पंजाब में अमन शांति और माफिया राज से मुक्त करने की पंजाब को जरूरत है और बीजेपी इन सब मुद्दों पर पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। देखिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर ने खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी इस वक्त मेरे साथ हैं। बीजेपी की तरफ से पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन्हें चुनावी प्रभारी बनाया गया है। सर, जिस तरीके से अगर हम बात करें 15 दिन रह चुके हैं चुनाव को, पंजाब की बात करें बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट माना जाता है, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी मतदाताओं के बीच में इस वक्त जा रही है? देखिए, पंजाब में निश्चित रूप से हमेशा ही पिछले अनेक वर्षों से सीमावर्ती प्रदेश होने के नाते और अति संवेदनशील प्रदेश होने के नाते जैसी तपिश पंजाब ने आतंकवाद के दौर में देखी है उसके नाते और निरंतर जिस तरह से सीमा पार से इस तरह की गतिविधियों का पोषण होता है उसके कारण से पंजाब में हमेशा ही सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा विषय होता है। और इसके साथ साथ में पंजाब में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के प्रयास जिस तरह से होते हैं, जो घटनाएं होती है, उनको रोक करके सामाजिक सौहार्द का पुनर्स्थापन किया जाए, शांति व्यवस्था का राज बनाया जाए। और पंजाब में जिस तरह से पिछले वर्षों में माफिया राज डेवलप हुआ है, सैंड माफिया, लिकर माफिया, ड्रग माफिया, लैंड माफिया और गन माफिया, ये जो कल्चर डेवलप हुआ है इसको समाप्त करके पंजाब में जो है शांति और सद्भाव का माहौल बने ताकि पंजाब प्रगति कर सके। सर, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से फिरोजपुर आना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पंजाब की जनता को कई सौगात वो देने वाले थे। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज कुछ दूरी पर उनके काफिले को रोका गया, लेकिन लगातार क्योंकि चुनावी माहौल है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि उनके ऊपर ईडी की रेड उनके रिश्तेदार पर इसलिए करवाई गई क्योंकि फिरोजपुर रैली सफल नहीं हुई और मैंने किसानों पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसे किस तरीके से जस्टिफाई? देखिए, चलिए एक बार की कोई यदि इस बात को ठीक मान भी ले, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो उनके भांजे के घर करोड़ों रुपए कैश बरामद हुआ, जो अरबों रुपए के इस तरह के लेन देन के कागजात मिले, क्या उन पर चीफ मिनिस्टर चन्नी कोई प्रतिक्रिया करना चाहते हैं? देखिए, अपने आप को ऐसी स्थिति में पा करके उससे बच निकलने का रास्ता तलाशने के लिए दूसरों पर दोषारोपण करना चन्नी साहब के लिए कोई नया विषय नहीं है। क्योंकि सर चुनावी माहौल है, बीते कल ही हमने देखा ईडी की तरफ से उनके भतीजे को अरेस्ट भी कर लिया गया है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं हमलावर हो रही है, लगातार कह रही है कि ईडी कहीं ना कहीं बीजेपी के कहने पर काम करती है और जब भी चुनावी माहौल नजदीक होता है। चलिए मुझे एक बात बताइए, ऐसी बात हमेशा ही ये करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के से जुड़े हुए व्यक्ति के घर पे सैकड़ों करोड़ रुपए का नकद बरामद हो, चाहे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति चीफ मिनिस्टर के भांजे के घर से करोड़ों रुपए बरामद हो, या ऐसी और भी घटना है। यदि ईडी ने अपनी सीमा से आगे जाकर के कोई काम किया होता तो देश के सारे न्यायालयों के दरवाजे खुले थे, कोई भी न्यायालय में जाकर के अपनी गुहार लगाता और बाद में उस का जो है न्यायालय उसके विपरीत टिप्पणी करती या निर्णय करता। मुझे एक भी घटना बताइए कि उसमें से किसी भी एक भी घटना में क्या इस तरह का हो पाया? क्योंकि अपने आप को, जैसा मैंने कहा कि अपने आप को संकट में गिरा देख करके दूसरों के दामन में कीचड़ बचालना, ये मुझे लगता है कि विशुद्ध राजनीति का विषय, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सर, क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें, खासकर किसानी सूबा है और क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं दरियादिली दिखाई और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है और किसानों के मन में भी इस वक्त का भी डर है कि जिन
बिंदुओं पर सहमति बनी थी और जिन बिंदुओं को लेकर किसानों ने कहा था कि हम अपने आंदोलन को स्थगित करते हैं, चाहे एमएसपी की कमेटी का गठन हो या जो केस उन पे दर्ज है उन्हें वापस लेने की बात हो, उनका कहना है कि सरकार ने अभी कदम आगे नहीं बढ़ाए हैं। क्योंकि सर आप भी किसानों से मिल चुके हैं, अभी सरकार क्या कुछ इन मुद्दों पर कर रही है? देखिए, पहला विषय वो था कि हम संसद के सत्र में, आगामी सत्र में, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने गुरुपूरब के दिन घोषणा की थी, संसद के आगामी सत्र में हम इन कानूनों को वापस लेंगे। आपने और हमने देखा कि पहले ही कार्य दिवस को इन कानूनों को वापस लिया गया। दूसरा विषय, जहां तक एमएसपी की कमेटी बनाने का था, हमने किसानों से, स्टेक होल्डर से चर्चा करके उनसे नाम लिए, उसकी प्रक्रिया पूरी करते उससे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था और चुनाव आचार संहिता लगने के कारण से चुनाव आयोग ने कहा कि अब आप ये कमेटी घोषित नहीं कर सकते, आचार संहिता का दौर समाप्त होने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। उसके कारण से वो रुका है। जैसे आचार संहिता समाप्त होगी, कल माननीय कृषि मंत्री जी ने लोकसभा में सदन के पटल पर खड़े होकर के भी ये वक्तव्य दिया है कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी हम इसे घोषित कर देंगे। जहां तक केसेस को वापस लेने का विषय है, हरियाणा में केसेस को वापस लेने की दिशा में बहुत काम हुआ है। हरियाणा से जुड़े हुए जो किसान नेता हैं, आप उनसे चर्चा करके देखिए, वो निश्चित रूप से इससे संतुष्ट भी हैं। केसेस को वापस लेने की प्रक्रिया में जो न्यायालय तक उसको ले जाना था, वहां तक वो पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी उस विषय में बहुत प्रगति हुई है और उत्तर प्रदेश में भी सभी केसेस को आइडेंटिफाई करके उनको समाप्त करने की दिशा में हम काफी आगे बढ़ गए। दिल्ली में जो केसेस दर्ज हुए थे उसमें जो रेलवे के केसेस थे, क्योंकि रेलवे एक्ट में दर्ज केस को वापस लेने का प्रावधान नहीं था, लेकिन उसके लिए भी मार्ग निश्चित करके उसे वापस लेने के दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूं, आज तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने जनता से या किसी वर्ग से कोई जो वादा किया है, हमने वो वादा निभाया है। वादा खिलाफी करना भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में नहीं है। सर, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रोजाना यहाँ पर आ रहे हैं, पंजाब में दौरे लगातार कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, दिल्ली मॉडल की हमेशा वो चर्चा करते हैं और किसानों की बात भी करते हैं। किसानों को लेकर आपने स्पष्ट कर दिया कि क्या कुछ सरकार करने जा रही है। दिल्ली मॉडल, क्योंकि आप दिल्ली से आए हैं सर, क्या दिल्ली मॉडल पंजाब में सफल हो सकता है? क्या लगता है, क्या या जनता को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली मॉडल क्या है? क्या हर गली मोहल्ले में, स्कूल के किनारे और मंदिर के समीप, जहां मंदिर का घंटा सुनाई देता है, वहां शराब की दुकान खोलना और दिल्ली को शराब के नशे में धकेलना केवल रेवेन्यू अर्निंग करने के लिए, ये दिल्ली मॉडल है? क्या विधवाओं को पेंशन 6-6 महीने तक नहीं देना, ये दिल्ली मॉडल है? या केवल ल्यूटिन जोन की कुछ स्कूलों को दिखा करके या साउथ दिल्ली के कुछ स्कूलों को दिखा करके दिल्ली में हमने शिक्षा के केंद्रों को क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, ये दिल्ली मॉडल है? 3-4 मोहल्ला क्लिनिकों को छोड़ करके बाकी जो बदहाली का आलम है, मैं आपको सैकड़ों वीडियोस आपको दिखा सकता हूं, लोगों को आपको ले जा करके वो दिखा सकता हूं कि लोग दवा की एक एक गोली के लिए तरसते हैं। क्या ये दिल्ली का मॉडल है? जिस तरह की गंदगी का आलम और टूटी हुई सड़कें दिल्ली में है, ल्यूटियंस दिल्ली को छोड़ करके या साउथ दिल्ली को छोड़ करके उसके बाहर पूर्वी दिल्ली में जाइए, उस हालात को क्या दिल्ली का मॉडल मानेंगे? अपनी विफलता को पर जो है पर्दा डाल करके यहां पंजाब में आना और यहां गुमराह करके एक नई जमीन की तलाश अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए करना, ये दिल्ली का, केजरीवाल का दिल्ली मॉडल है। मुझे लगता है कि पंजाब की जनता इस मॉडल को अब समझने लगी है। सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर हम बात करें, कांग्रेस लगातार कह रही है कि कैप्टन साहब ने 4.5 साल में काम नहीं किया, इसलिए हमने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। कैप्टन साहब आपके साथ आ चुके हैं और अगर हम बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका की, अगर बीजेपी और गठबंधन यहाँ पर जीत जाती है, उनकी भूमिका किस तरीके की रहेगी सर? क्या रोल रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से कैप्टन साहब लगातार ही, निरंतर ही राष्ट्र की सुरक्षा को प्रथम मान करके पंजाब में शांति और भाईचारे को प्राथमिकता देते हुए काम करते रहे, चाहे उनका पिछला कार्यकाल हो चाहे वर्तमान कार्यकाल हो। हमने सेंट्रल स्टेज पे इन 2 विषयों को रख करके
कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी के साथ में अपना गठबंधन किया है। हम पंजाब में देश की सुरक्षा के निमित्त और पंजाब में शांति और भाईचारे के और सौहार्द के वातावरण को बनाने के निमित्त काम करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जब हम जीतेंगे तो ये सभी की भूमिकाएं, कौन कहां होगा, ये भूमिकाएं निश्चित रूप से उसके बाद ही तय होंगी। सर, मेरा अंतिम सवाल है, जिस तरीके से इस वक्त चर्चा में नवजोत सिंह सिद्धू बने हुए हैं और 6 तारीख को मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान भी कांग्रेस करने वाली है, ऐसे में अभी तक ये माना जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। क्या अगर उनके सभी दरवाजे कांग्रेस में बंद होते हैं, अगर वो कांग्रेस छोड़ते हैं, क्या बीजेपी उन्हें वापस लेगी? देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे के चयन का विषय है, आम आदमी पार्टी ने पहले एक नौटंकी की, एक टेलीफोन नंबर दे करके और ऐसा घोषणाएं की कि कितने लाखों लोगों ने उस पर रिस्पांस किया है। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों ने, मीडिया ने, राघव चड्ढा ने, नवजोत सिद्धू ने और बहुत सारे लोगों ने उसको लेकर के टिप्पणियां की। आम आदमी पार्टी की जुबान बंद हो गई। कांग्रेस पार्टी ने भी उसी तरह के, उसी रवैये पे जाकर के एक ऐसा जो है जनमत सर्वेक्षण कराने का प्रयास किया। जनमत सर्वेक्षण शुरू हुआ, उस दिन भी कांग्रेस के लोग और मीडिया के लोग और सब जानते थे कि चन्नी फेस होंगे। आज भी सब मानते हैं कि चन्नी फेस होंगे और कल घोषणा भी वही होने वाली है। तो सर, नवजोत सिद्धू साहब का प्रश्न है, मुझे लगता है कि उनकी राजनीति तो उन्हीं को अब तय करनी पड़ेगी कि वो अब किस मार्ग पे जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए न को, जब वो गए थे उसके बाद में मुझे लगता है कि शायद उनके लिए अब कोई स्थान बचा नहीं। सर, एक जाते जाते एक सवाल और भी पूछ लेती हूँ। अगर हम बात करें खासकर बीजेपी की, हमेशा बीजेपी को कहा जाता है कि वो हिंदू पर या धर्म या जाति पर राजनीति करती है। कांग्रेस लगातार एक बात कह रही है सर पंजाब में कि हमने पूरे देश भर में हमारा एक मात्र दलित मुख्यमंत्री है, वो है पंजाब में कांग्रेस का। दलित है, गरीब है, इसलिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को बीजेपी प्रताड़ित कर रही है। नहीं भाई, मुझे प्रताड़ना का आधार कोई बताए कि मुख्यमंत्री को कहां प्रताड़ित भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुख्यमंत्री के किसी रिश्तेदार कभी किसी अवैध काम में लिप्त हो, मुख्यमंत्री का रिश्तेदार अगर अवैध खनन में लिप्त हो और मुख्यमंत्री उसे संरक्षण दे रहे हो और उसके खिलाफ जनता के हित में यदि कार्रवाई की जाए, ऐसे अवैध काम करके करोड़ों रुपए का संपदा अर्जित करने वाले लोगों के लिए भारत के कानून के तहत कार्रवाई की जाए, क्या ये प्रताड़ना है? मैं फिर कहूंगा, अपने आप को राजनीति की चौसर पे घिरा हुआ देख करके अपने जाति का कार्ड खेलना, और कांग्रेस की ये पुरानी आदत है। कांग्रेस लगातार इसी दिशा में काम करती रही है और उसी कारण से सिमटते अब हाशिए पर आ गई है। ये थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पंजाब चुनाव प्रभारी, जिनकी तरफ से आज जानकारी दी कि किन मुद्दों को लेकर इस बार बीजेपी चुनाव मैदान में जा रही है। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी 73 सीटों पर पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो देखना होगा कि जो बीजेपी गठबंधन पार्टी है, क्या वो सत्ता में काबिज होती है या नहीं। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।